सबसे पहले तो हमारा डोभाल साहब का इंटेलिजेंस फेलियर, ये लोग ताड़ नहीं पाए, पता नहीं लगा पाए, अनुमान नहीं लगा पाए कि इतनी बड़ी दिक्कत हमारे बगल में खड़ी हो गई है। पाकिस्तान को दो हिस्सों में हमको दोनों तरफ से घेर के इन अंग्रेजों ने बनाया इसलिए था कि हम भी फिलिस्तीन की तरह अंदर फंस जाएं, दोनों तरफ से हमको पाकिस्तान घेर ले। अभी तक आपके पश्चिम में आईएसआई था, अब आईएसआई आपके पूरब में भी आ गया। पाकिस्तान के प्रति नफरत हमारे मीडिया की जगजाहिर है और उस सब के साथ में हुआ यह कि बिला वजह हमारे संबंध खराब होते चले गए। आपने पूरी दुनिया में देखा कि पाकिस्तान ने किस तेजी से अपने आप को मजबूत किया। पाकिस्तान ने अपनी पावर कितनी कमा ली, हमारे दोनों तरफ के दोस्त हो गए। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो वो बहुत ज्यादा वहाँ की तस्वीर बदलने वाले नहीं है, एक लंबा संघर्ष है जो आपको बहुत कुछ पे करने वाला नहीं है। और उस संघर्ष को आप जितना सपोर्ट करते हो, ईरान आपसे दूर जाता है, क्योंकि बलूच विद्रोही अगर पाकिस्तान के अंदर है तो ईरान के अंदर भी है। सऊदी अरब तो आपका बड़ा सगा होता था भाई, वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैक्ट किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पाकिस्तान जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, हम तो एक तरह से गिरते चले जा रहे हैं ना। और अब बताऊं मैं आपको, ये ईरान को भी जोड़ रहे हैं अपने साथ, और बांग्लादेश उस नेटो का हिस्सा बन जाता है, तो आप सोचिए कितनी खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी। एक ऐसी तस्वीर बन रही है जिसमें हम कहीं नहीं दिख रहे हैं। भारत के लिए खतरे की घंटी है, जिसको आप भिखमंगा कहते हो, भुक्खड़ देश कहते हो, वो आपके खिलाफ लगातार एक नेटवर्किंग कर रहा है और कामयाब हो रहा है। भारत के सिर पे या कहें भारत के इर्द गिर्द एक नया खतरा खड़ा होने लग गया है, और ये खतरा बड़ा साफ सा दिखने वाला खतरा है। हुआ यह है कि अभी आपने सुना होगा कि एक कोशिश हो रही है इस्लामिक नेटो बनाने की, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की ने शुरुआत की है। और उनके संगठन में अब धीरे धीरे करके भारत की घेराबंदी भी हिस्सा बनती जा रही है। बांग्लादेश को प्रस्ताव गया है कि आप भी इस नेटो में शामिल हो जाओ। पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। इस संस्था में जो अभी तक एक प्रावधान सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है वो ये है कि नेटो के आर्टिकल 5 की तरह इनमें से किसी एक सदस्य पर हमला होगा तो बाकी सभी सदस्य इस आक्रमण का उत्तर देंगे। यानी एक नेटो जैसी व्यवस्था जो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ने जिसको शेप दिया, स्वरूप दिया है। तो इस व्यवस्था के बनने के साथ हमारे अपने जो सुरक्षा के प्रबंध हैं, भारत की कूटनीति है, विदेश नीति है, उन पर कुछ बड़े और व्यापक सवाल खड़े हो गए हैं। ये कितना बड़ा खतरा भारत के लिए हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा ये कि भारत की हमारी अपनी कहाँ कमजोरी रही, कहाँ ढील रही कि इतना बड़ा टेंशन हमारे ऊपर खड़ा हो गया। बांग्लादेश 1971 में जब बना, तब से लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। दोनों के बीच में कोई कॉपरेशन नहीं था और बांग्लादेश का ज़्यादातर झुकाव भारत की ओर रहता था। और भारत की ओर झुकाव रहने के कारण वो चीन से भी एक अपनी दूरी बना के रखता था और वो भारत पे विश्वास करता था और उसको लगता था कि भारत के साथ रह के हम सुखी हैं, खुश हैं और हमको अब ज़्यादा किसी के साथ में रायते में ज़रूरत नहीं है। ये सिलसिला चला आ रहा था। इस बीच में बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की कुर्सी के खिलाफ एक माहौल बनने लगता है। एक स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट खड़ा होता है, वो शेख हसीना के खिलाफ बगावत करता है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सबसे पहले तो हमारा डोभाल साहब का इंटेलिजेंस फेलियर, कि ये लोग ताड़ नहीं पाए, पता नहीं लगा पाए, अनुमान नहीं लगा पाए कि इतनी बड़ी दिक्कत हमारे बगल में खड़ी हो गई है या खड़ी हो रही है या अंदर से कुछ चल रहा है। दूसरा, जब ये हो गया, इसको होने के बाद जो पहली प्रतिक्रिया थी वो भारत में सत्ताधारी पार्टियों के जो समर्थक थे उन्होंने भर के बांग्लादेश के खिलाफ नैरेटिव चलाया। उनका अपना एक कम्युनल पॉलिटिक्स को उनकी सूट करता था, लेकिन उसके चक्कर में उन्होंने बांग्लादेश को दुश्मन बना लिया और उस पर हमला करते चले गए। शेख हसीना को आपने शरण दी, ठीक है, लेकिन उनका इंटरनल मामला था, पर शेख हसीना को आपने शरण दी, वो आज भी आपके यहाँ पे हैं। इस कारण जो शेख हसीना के खिलाफ रिजीम था वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया। अब एक तरफ आप वहां के लोगों के खिलाफ एक नफरत का वातावरण बनाते हो। 100 पोस्ट वायरल हुई होंगी उस दौरान, तो उसमें से 20 मुश्किल से 15 सही रही होंगी, बाकी सारी फेक नैरेटिव को फैलाया गया बांग्लादेश के खिलाफ। एक रेस्टोरेंट था, उसमें आग लग गई, बोला मंदिर जला दिया। ये करके भारत में जो IT सेल है वो भारत में हिंदुओं को कह रहा था कि देखो, और वो सारे के सारे लगे हुए थे। पर इससे नुकसान ये हुआ कि बांग्लादेश ने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिया। जिस भारत के भरोसे वो हमेशा रहता था, विकल्प ढूंढने शुरू कर दिया। अगर वहां करा रहा था, दर्द था, तकलीफ थी, शेख हसीना को पहले तो शरण देना अपने आप में उनके इंटरनल जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें एक पक्ष के साथ खड़ा हो जाना हो गया। ऊपर से हमने लगातार उनके ऊपर हमले किए। हमारा मीडिया हमेशा उनके खिलाफ रहा और उनके जो एडवाइजर बनाए थे उनके भी खिलाफ एक नैरेटिव बनाता रहा। इसका असर यह हुआ कि उन्होंने बहुत सारी जगहों पर अप्रोच करना शुरू कर दिया। चीन के साथ में उनके बहुत सारे संबंध अच्छे बने। लेकिन आज हम चूंकि विषय दूसरा है, पाकिस्तान वाला है, तो पाकिस्तान के साथ भी 15 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता शुरू होती है बांग्लादेश की। दोनों देश के विदेश सचिवों की बैठक हुई। 15 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश का दौरा किया। 1 दशक से ज़्यादा समय से कोई पाकिस्तानी बांग्लादेश की यात्रा करने नहीं गया था और
इसके बाद से लगातार दोनों के बीच में टेलीफोन और दूसरी बातचीत जारी है। आप इसको डिप्लोमेसी के टर्म में समझिए। बार बार लगातार बातचीत होने का मतलब यह है कि एक दूसरे के मुद्दों को लोग समझ रहे हैं, एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं। इसके साथ में जो उनके सैन्य प्रतिनिधिमंडल थे, जो उनकी आर्मी के लोग थे, उन्होंने भी आपस में बात की और एक उच्च स्तरीय बातचीत शुरू हुई और पाकिस्तान की आईएसआई और सैन्य अधिकारियों के बीच में दोनों द्विपक्षीय सुरक्षा के नाम पे बातचीत शुरू हो गई। यानी कि हमारे पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान को दो हिस्सों में, हमको दोनों तरफ से घेर के इन अंग्रेजों ने बनाया इसलिए था कि हम भी फिलिस्तीन की तरह अंदर फंस जाएं, दोनों तरफ से हमको पाकिस्तान घेर ले। अब क्या हो रहा है कि ये संबंध दोनों देशों के बढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के टच में आ रहे हैं और जब टच में आने के साथ साथ जब आप खुफिया चीजों की भी जानकारी एक दूसरे को देंगे तो ये भारत के लिए ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है, क्योंकि आईएसआई का दखल, अभी तक आपके पश्चिम में आईएसआई था, अब आईएसआई आपके पूरब में भी आ गया, यानी दोनों तरफ से आईएसआई आ जाता है। मैं बहुत सारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक वगैरह की बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके हिसाब से भी थोड़ी सी चीजें चिंतित करने वाली हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सैन्य हार्डवेयर यानी हथियारों को खरीदने का भी नए सिरे से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता बनना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ वो लोग सीधी समुद्री सेवा शुरू कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान से जहाज जाएंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश से जहाज जाएंगे पाकिस्तान, यानी सामान की भी आमद रफ्त होगी। व्यापार भी उनके बीच में बढ़ गया है, $865 तक, $1 बिलियन तक उनका व्यापार पहुंच गया है। दोनों देशों ने वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। बगैर वीजा के बांग्लादेश वाला जा सकता है पाकिस्तान और पाकिस्तान वाला जा सकता है बांग्लादेश। तो सहमति हो गई है, ये कब लागू होगा पता नहीं। सीधी उड़ानों को भी एक दूसरे के बीच में फिर से शुरू किया जा रहा है, यानी एक तरह से देखा जाए तो एक स्ट्रांग बॉन्डिंग दोनों के बीच में हुई। हम यहां बैठे रह गए, हमारे इस तरफ और इस तरफ वाले दोनों लोग हमसे मिल गए और हम यहां पर बैठकर धर्म के आधार पर जिस तरह का नैरेटिव हमारे देश में फैलाया जाता है उसके जरिए हम दोनों को और एक कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति नफरत हमारे मीडिया की जग जाहिर है। कंगाल हैं, भूखे मर रहे हैं, चीनी हो गई 100 रुपए किलो, ये चिल्लाएंगे। अरे भाई, उनकी चीनी 100 रुपए, उनका 1 रुपए में उनके 3 आते हैं, 3 रुपए आते हैं, तो उनके जो 101 रुपए चीनी होगी, 105 रुपए चीनी होगी, हमारे यहाँ 35 रुपए होगी। लेकिन ये नहीं बताएंगे। कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाना और उस सब के साथ में हुआ ये कि बिला वजह हमारे संबंध खराब होते चले गए। इस बीच में हमारे साथ में जो हुआ वो हुआ पहलगाम। लेकिन इस घटना के बाद भी भारत को जो करना चाहिए था वो ये था कि हमको उस पूरे मामले में मुकदमा चलाते, दुनिया के सामने ले जाके प्रमाण रखते कि पाकिस्तान ने ऐसे किया वैसे किया। पाकिस्तान को आप दे देते डोजियर, वो कह रहा है दे दो डोजियर, दे दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसकी जगह हमने कहा कि ना, हम तो मिलिट्री पावर से सबक सिखाएंगे और हमने किया ऑपरेशन सिंदूर। उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की विदेश नीति और एक्सपोज होती चली गई। एक्सपोज मतलब हमारी सरकार की विदेश नीति की कमजोरियां सामने आने लगी। पहले तो आप बांग्लादेश के साथ संबंधों को आपने बिगाड़ दिया, बिगाड़ते चले गए और यहां तक बिगड़ा कि हमने जो पुरानी वाली सरकार के साथ में सेटिंग करके बिजली सप्लाई अडानी की सब खेल किया था वो सबका सब अटक गया। अब विदेश नीति में भी हमने लूज कर दिया। एक ऐसा पड़ोसी जो बहुत क्रूशियल पॉइंट पे बैठा हुआ है, जो चीन के पास भी जा सकता है तो हमको नुकसान, और पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा लिया तभी हमको नुकसान। हमारा पुराना दोस्त जिसका जन्म हमारे कारण हुआ वो हमसे दूर जाता चला गया। अब आपने जब ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद में आपने पूरी दुनिया में देखा कि पाकिस्तान ने किस तेजी से अपने आप को मजबूत किया। आप बांग्लादेश को अगर एक तरफ रख के थोड़ी देर चलें तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान ने अपनी पावर कितनी कमा ली, हमारे दोनों तरफ उसके दोस्त हो गए, इधर भी उधर भी। आप एक गाना गाते रहते हो कि हमने जो है बलूचिस्तान में हमने ये वो, उन बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो क्रांतिकारी होंगे आपके लिए या आतंकवादी होंगे पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ज़्यादा वहाँ की तस्वीर बदलने वाले नहीं है। उन्होंने सरकार की घोषणा कर दी है। एक लंबा संघर्ष है जो आपको बहुत कुछ पे करने वाला नहीं है, और उस संघर्ष को आप जितना सपोर्ट करते हो ईरान आपसे दूर जाता है, क्योंकि बलूच विद्रोही अगर पाकिस्तान के अंदर है तो ईरान के अंदर भी है। और ईरान में उनके स्ट्रांग होने का मतलब यह कि आप जो चाबहार पोर्ट आपका एक कभी होता था, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो स्थितियां लौटेंगी, उस चाबहार पोर्ट के लिए भी आपको बलूच खतरा हो सकते हैं। पर उनको आप एलानिया, कभी तो लाल किले से भाषण से बोल देते हैं आप उनके समर्थन में। तो आपने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया पहलगाम के बाद में, उसके बाद एक नया समीकरण खुल गया जिसने हमारी विदेश नीति को एक्सपोज किया। पहलगाम के बाद में हमने क्या किया? हमने ये किया कि पूरी दुनिया में अपने दूत भेजे, यानी हमारे सांसद गए अलग अलग जगहों पर, देशों में अलग अलग सरकारों को कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन किसी ने भी मुंह से ये बोल के नहीं दिया कि पहलवान का आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने कराया था या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सही थी। सबने ये कहा कि सब में क्या कुछ ने कहा कि आतंकवाद अच्छी चीज नहीं है, नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले की निंदा कर दी, वो तो सभी कर देंगे, पाकिस्तान भी कर देगा। पर यहां पर हमारी एक कमजोरी सामने आई कि हमने इतने दिनों से जो हम जाओ के गले मिल रहे थे कुछ हासिल नहीं किया। हासिल नहीं किया मैं इसलिए कह रहा हूं, और गले मिलने की बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो खी ही पॉलिटिक्स है और डिप्लोमेसी है, उसको हमने देखा दिल्ली में जब आए थे जो बाइडन, वो उदाहरण मेरे दिमाग से उतरता नहीं है। उसमें दो दृश्य, एक दृश्य कि वहाँ पानी की बोतल रखी है, मोदी जी खोल तक नहीं पा रहे हैं, उनसे खुल नहीं रही है।
हमारे लोग कहते हैं कि ये कर देंगे 56 जी फला ढिमका, पानी बोतल नहीं खुल रही। खैर एक तो वो दृश्य। दूसरा दृश्य है कि हाथ में ड्रिंक जो होता है, जब आपने अल्कोहल नहीं लिया हुआ है तो उसको बाएं हाथ में पकड़ा जाता है। मोदी जी हाथ में पानी पकड़े हुए थे, चूंकि टॉस कर रहे थे, सारे लोग चीयर्स कर रहे थे, बड़े बड़े नेता। तो जो बाइडन ने माइक पे, मंच पे कहा, पोडियम पे, कि मोदी जी के लिए कि भाई पानी अगर आपके हाथ में हार्ड ड्रिंक नहीं है तो आप बाएं हाथ में गिलास लेना चाहिए आपको। मोदी जी उसकी बात समझ ही नहीं पाए, ही हंस रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि माफ कीजिए, बाइडन ने कहा यू आर किडिंग, आई एम नॉट। तो वो बुरा मान गया, उसने कहा कि आप मजाक कर रहे होंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उनको लगा कि ये हंस रहा है, उनको ये पता नहीं था कि उनको समझ में नहीं आ रहा हंस रहे हैं। बहरहाल ये इस तरह की जो ही जाते गले पड़ जाने वाली पॉलिटिक्स है। सऊदी अरब तो आपका बड़ा सगा होता था भाई। सऊदी अरब तो वहां के आ रहे हैं शेख, यहां जा रहे हैं और उनके घर में घुस के मिल रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं मोदी जी। उस सऊदी अरब ने क्या किया? उस सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैक्ट किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पाकिस्तान जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, सऊदी अरब से उसका पैक्ट हो गया, टर्की से पैक्ट हो गया, और इस दौरान भी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, हम सब जानते हैं कि चीन की तरफ से भरपूर मदद पाकिस्तान को मिली। उसको सर्विलांस मिली और उसने चीनी हथियारों से लड़ा। ये किसी छिपा नहीं है दुनिया भर में। टर्की से ड्रोन आए, और टर्की एक नेटो का मेंबर है, वहां से भी हथियार आए, और लगातार ये लोग एक दूसरे के नजदीक जाते जा रहे हैं। हम लोग की डिप्लोमेसी को क्या हुआ है? क्या हमारे संबंध पूरी दुनिया से इस हद तक कमजोर हो चुके हैं कि वो लोग आपस में हमारे खिलाफ नेक्सस बना रहे हैं? चीन का दोस्त पाकिस्तान, चीन की दोस्ती, पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती, तो हम तो एक तरह से घिरते चले जा रहे हैं ना। हमने जिस चीन के साथ झूला झूला, जिस चीन के साथ में जाके हमारे मोदी ने स्टाइल से उनकी मिट्टी की मूर्ति पर काला चश्मा लगा के फोटो खिंचाए, इतनी पुरानी दोस्ती चीन के लिए। तो भारत, मैं आपको वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से हमारे यहाँ पे जब भी बीजेपी आरएसएस की सरकार आती है, इनका रवैया एकदम चीन समर्थक हो जाता है। 62 की लड़ाई के बाद नेहरू जी ने चीन से संबंध तोड़ लिए थे, अटल जी आए, चालू हो गए। अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बने और प्रगाढ़ हो गए। पॉइंट पर्सन बना दिया गया, दोनों तरफ से हायर लेवल पर बातचीत हो रही है। यहाँ के जो आरएसएस के लोग हैं वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाते हैं, उनके प्रशिक्षण सत्र लेते हैं। वहां के लोग आरएसएस के दफ्तर में आते हैं। उस चीन ने पाकिस्तान का साथ दे दिया, उस चीन के पाकिस्तान के साथ चले जाने को देखा हमने। और हमने ये भी देखा कि उसी युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम साफ घोषणा कर दी कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में राजीनामा करा दिया है। 1 घंटे बाद सरकार का बयान आ गया कि हाँ जी, हमारे यहाँ हमारी बातचीत हुई है और मामला वापस हो गया है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है मैंने कराया, मैंने कराया, मैंने कराया। भारत सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही, क्योंकि स्वीकार करने के पीछे मैं आप जिनको जानकारी नहीं उनको बता दूं, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता है। शिमला समझौते के मुताबिक दोनों देश आपस के मामले बातचीत से सुलझाएंगे, तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से अगर ये बातचीत हुई है तो इसका मतलब ये है जिस दिन आप स्वीकार कर लेंगे, आप ये मान लेंगे कि शिमला समझौता टूट चुका है। उसके बाद पाकिस्तान जो पहले ही वो संयुक्त राष्ट्र में जाना चाहता है, यहां जाना चाहता है, वहां जाना चाहता है, इंदिरा गांधी ने जिस पर ब्रेक लगा दिया था, ताला लगा दिया था शिमला समझौते से, उसको खुली छूट मिल जाएगी। तो इतनी सारी चीजें आप एक साथ देख रहे हैं, और इन चीजों को जब आप देखते हैं कि आपका सबसे, जिसके साथ में आपने सबसे ज्यादा ही किया, वो सऊदी अरब आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। और अभी टर्की ने बार बार उसके मिलिट्री जहाज आ रहे हैं, पता नहीं क्या लेके पाकिस्तान में, ये खबर आई है। 10-11 जहाज आए हैं, भर भर के सामान ला रहे हैं टर्की में। सऊदी अरब के यहाँ पे बहुत सारा पैसा है। और अब बताऊं मैं आपको, ये ईरान को भी जोड़ रहे हैं अपने साथ, और ये बांग्लादेश को जोड़ने का प्रस्ताव दे चुके हैं। बांग्लादेश ने ये कहा है कि भाई अभी हम ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हमारी जो स्वतंत्र नीतियां उस पर इसका असर पड़ रहा है, हमारी अपनी एक जो स्वतंत्र कोई एक देश की संप्रभु नीति होती है उसको ध्यान में रखने के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारे देश की जो विदेश नीति है उस पर आपकी धौंस चलने लगे। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की जो निकटता है वो तो पाकिस्तान के साथ बड़ी ही है ना। अब इसको अगर आप और दूसरी तरफ लेके जाएं तो ईरान के मामले में ईरान ने जो आपत्ति रखी है, या ईरान ने जो उसमें शर्त रखी है, वो और भी रोचक है। ईरान कह रहा है कि तुम 3 लोगों ने एक मक्का एग्रीमेंट जो भी कहा उसको कर लिया, और सबको कहने लगे आ जाओ जुड़ जाओ ना। हम जुड़ेंगे तो संस्थापक सदस्यों में जुड़ेंगे। संस्थापक सदस्यों में जुड़ने का मतलब यह है कि इस संगठन का जो संविधान होगा उसको बनाने में भी भूमिका ईरान की होनी चाहिए। मतलब ईरान जुड़ने को तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ में। डोनाल्ड ट्रंप आपका सबसे सगा दोस्त होता था, जिसके लिए आपने वोट मांगे, इलाज, जिसका प्रचार किया, सब कुछ किया। उस डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को बुलाया, लंच पे बिठा के खाना खिलाया, सब कुछ किया। और उसी डोनाल्ड ट्रंप से जब हम मिलने जाते हैं तो अपने कर्मचारी को बाहर लेने भेजता है, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को। बाकी सबको लेने खुद बाहर आता है। उस डोनाल्ड ट्रंप पे कभी हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया, कभी कुछ लगाया, अंड बंड सर जितना चाहता था हमारे खिलाफ बयान दिए, हमको धमकाया था कोविड के समय में। तो वो जो हमारा दोस्त था डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तान के साथ में उसका प्यार मोहब्बत चल रहा है। वहां पे कह रहा है मैं तेल निकालूंगा, वहां पे कह रहा है मैं सोना निकालूंगा, और क्रिप्टो से उसको बहुत प्यार है। उसने क्रिप्टो मिंटिंग का काम शुरू कर दिया पाकिस्तान में, और वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पे पाकिस्तान में अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है उनका सोना निकालने के लिए, उनके सोने की खदानें निकली है पाकिस्तान में। और चाइना के साथ में पाकिस्तान का आप देख लीजिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, रक्षा सहयोग चल ही रहा है, दुनिया भर की कंपनियां वहां बैठी हुई हैं,
श्रीलंका में भी श्रीलंका के नीचे वाले हिस्से पे एक शहर पूरा चीन को मिल चुका है जिसका नाम हम्बनटोटा है, कई बार जिक्र आया होगा। वहां से बैठ के वो ठस्से से भारत की निगरानी करता है। हमारे जितने सैटेलाइट में उपग्रह जाते हैं उन सब पे वहां से नजर रखता है। बीच में तो उसने अपना एक टोही, जिसको जहाज कहते हैं, जासूसी जहाज भी लाके खड़ा कर दिया था। फिर हमने विरोध किया तो उसने ले जाके मालदीव के पास खड़ा कर दिया। मालदीव के साथ भी हमने संबंध कैसे खराब कर लिए थे, याद कीजिए। और बाद में भारत के खिलाफ अभियान चला और भारत की सेना वहां पर रहती थी, उसको वापस आना पड़ा। तो वो भी हमारा देखा जाए तो समुद्र के पार का पड़ोसी है। तो एक पूरी जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि हमने लगातार, भारत ने लगातार बहुत ज्यादा जो हमारा एज था, जो बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी में हमारी एक बेहतर स्थिति थी, जिसको हम कहते हैं सुपर पावर। ऐसी थोड़ी हम छोटी मोटी सुपर पावर अपने आप को मानते थे, रीजनल पावर। हम ऐसी रीजनल पावर बने कि हमारे यहां पर युद्धाभ्यास करने वाले जहाज को हमारी समुद्री सीमा के पास उड़ा दिया ईरान के, हिंद महासागर के रखवाले माने जाते हैं हम, और हमारे पास हो गया। तो कुल मिला के अब जब सिचुएशन आ रही है और बांग्लादेश में भी पाकिस्तान घुस रहा है और बांग्लादेश उस नेटो का हिस्सा बन जाता है, तो आप सोचिए कितनी खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी। जहाज आ रहे हैं, विमान आ रहे हैं, उधर चीन के साथ समझौता हो गया है, चीन उसके कुछ इलाकों को डेवलप कर रहा है। एक ऐसी तस्वीर बन रही है जिसमें हम कहीं नहीं दिख रहे हैं। हमने कहीं कुछ ऐसा कर लिया हो, कुछ दोस्त हासिल कर लिए हो, कोई प्रेशर ग्रुप हासिल कर लिया, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। हमारा एक रूस था, उसको भी हमने दूर कर दिया, वो कई बार पाकिस्तान के पास जाने लगा। हमारे पास केवल एक रिश्ता बचता है जो बनवाया एप्स्टीन ने, वो नेतन्याहू का रिश्ता है। बाकी कोई भी रिश्ता दिखाई नहीं था। नेतन्याहू खुद परेशान है, मेरे बेटे को मार देंगे, ये कर देंगे। उसके जमीन के चप्पे चप्पे पे ईरान मिसाइल मार चुका है। वो क्या करता है, वो हमारे यहाँ से हथियार बनवाता है, उनका दुरुपयोग करता है। उसने हमको और मुसीबत में डाल रखा है। बहरहाल ये जो बांग्लादेश का घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम भारत के लिए खतरे की घंटी है। अगर बांग्लादेश भी उनके साथ शामिल हो जाता है, मक्का अकॉर्ड वालों के साथ में, और ईरान भी हो जाता है, जैसे कि सुबुगार चल रही है। और आप सोचिए इस पूरी के बीच में, जिसको आप भिखमंगा कहते हो, भुक्खड़ देश कहते हो, बेकार कहते हो, सैनिक तानाशाही, जो भी कहना है, वो आपके खिलाफ लगातार एक नेटवर्किंग कर रहा है और कामयाब हो रहा है। टर्की को जोड़ लिया अपने साथ, चीन को जोड़ा उसने अपने साथ, सऊदी अरब को जोड़ा उसने अपने साथ, ईरान को जोड़ रहा है अपने साथ में। क्योंकि ईरान की बातचीत में अगर वो मध्यस्थ है तो ये उसकी बड़ी भूमिका है। बांग्लादेश को जोड़ चुका है, यानी वो एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था खराब है, सब कुछ खराब है, जिसको आप कहते हो हमने मटिया मेट कर दिया, हमारे चैनल कहते हैं उसके कराची में कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो देश लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, भारत की धीरे 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 करके घेराबंदी कर रहा है। और हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया पे, होर्डिंग पे, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ फोटो लगी होती है। उस फोटो की सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं, बढ़िया बढ़िया पोज में, बढ़िया बढ़िया कपड़ों में। यही डिप्लोमेसी है। गले मिलते हुए आपको बहुत वैरायटी ऑफ फोटोग्राफ्स मिलेंगे, मार्क जुकरबर्ग से लेकर बिल क्लिंटन से लेकर बिल गेट्स से लेकर हर जगह तक मेलोडी का फोटो भी मिलेगा। लेकिन सारी डिप्लोमेसी का कहीं पे कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है।